Hello you all, this is Mahesh Kumar and I extend a very hearty welcome to you all once again to your own YouTube channel, that is Zenipex Education. Okay, Zenipex Education. Friends, in today's video we are going to study about World War First. Okay, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम स्टडी करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918 तक लड़ा गया, बहुत ही बड़े लेवल पे लड़ा गया, इसीलिए इसको ऐसा नाम दिया गया वर्ल्ड वॉर का। हालांकि फर्स्ट जो है ये बाद में जुड़ा इसके नाम के साथ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तब। ओके, तो बहुत ही बड़े लेवल पे लड़ा गया, कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व हुए, करोड़ों की संख्या में सैनिक इसमें लड़े और करोड़ों के हिसाब से ही उनकी जो हताहतों की संख्या है वो रही। ओके, तो बाकी बहुत सामान्य सी चीज़ें बहुत सारी तो आपको इसमें पता पहले से ही होंगी, तो हम स्टडी करने जा रहे हैं इसके आगे की कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो थोड़ी टेक्निकल हैं और द थिंग्स विच आर नॉट वेरी वेल नोन। ओके, तो यहाँ पे स्पेशल हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ पे। ओके, वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ और उसके जो फॉल आउट थे यानी उसके जो परिणाम थे उन पे। तो उससे पहले एक सामान्य सा परिचय देख लेते हैं कि आखिरकार ये वॉर था क्या। तो ये एक ऐसा वॉर था जो कि मल्टी कॉन्टिनेंटल टाइप का था। ओके, मतलब इसमें कई सारे कॉन्टिनेंट जो थे उन्होंने हिस्सा लिया। हालांकि डायरेक्टली जो था इसमें यूरोप सबसे ज़्यादा मेजर जो था यूरोप था, क्योंकि जितनी जो मेन पावर्स थी वो सब यूरोप की थी और सारी की सारी लगभग इम्पीरियलिस्ट थी, है ना। तो साम्राज्यवाद का एक तरह से युद्ध था, तो मल्टी कॉन्टिनेंटल था। इसमें यूरोप और एशिया मेन इसके रीजन थे। इसके अलावा भी ये जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और अफ्रीका के जो लोग थे वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे, बीइंग द कॉलोनीज ऑफ द इम्पीरियलिस्ट नेशंस ऑफ यूरोप। ओके, तो मल्टी कॉन्टिनेंटल वॉर था ये। और जैसे कि हम कह चुके हैं कि ये इसमें करोड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए, करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ओके, तो वैसे ही इसमें लगभग 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग तो सिर्फ जो सैनिक थे वो शहीद हुए, और लगभग माना जाता है कि इतने ही या इसके आसपास 7 मिलियन के अराउंड जो थे सिविलियंस इसमें हताहत हुए। और इस तरह से 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग, आप ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग एक सिंगल वॉर की वजह से अपने प्राणों से हाथ धो बैठे, है ना। तो इसी से आपको इसकी जो इंटेंसिटी थी, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो घायल हुए वो भी 18 मिलियन से अबव थे। ओके, यानी 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा तो घायल भी हुए। करोड़ों लोगों ने मिलकर के एक दूसरे के साथ जोर आजमाइश की, करोड़ों लोग जो आर्म्ड फोर्सेस थी करोड़ों की संख्या में थे। और ये जो युद्ध था ये धरती और हवा और पानी तीनों में लड़ा गया। ओके, धरती, हवा और पानी तीनों पे लड़ा गया। और इसमें जो एक स्पेशल चीज़ जो हमें देखने को मिली वो ये थी कि नए और डिस्ट्रक्टिव टाइप के कुछ वेपन्स जो थे वो इसमें यूज़ किए गए, इस्तेमाल किए गए। ओके, जैसे कि पॉइजनस गैसेस, और ऐसे ही एक गन मशीन बनाई गई थी मैगजिम के द्वारा, जिसको मैगजिम गन या गन मशीन भी कहा जाता है। ओके, तो गन मशीन जैसे मास किलिंग वाले जो हथियार थे वो इस्तेमाल किए गए। ओके, पॉलिटिकल लैंडस्केप जो था इससे वो पूरी तरह से चेंज हो गया। जो राजनीतिक हालात थे पूरे वर्ल्ड के वो बहुत हद तक चेंज हो गए, और इसकी वजह से बहुत सारे जो साइंटिफिक खोजें थी वो भी हुई। ओके, देखिए बहुत सारे लोग इसमें घायल हो रहे थे तो उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी। तो जैसे पहले जो आपने देखा होगा, अगर जैसे पुरानी आपने कोई फिल्में देखी हों बॉलीवुड की स्पेशली, तो वहाँ 2 लोगों को डायरेक्ट अगल बगल लिटा करके डायरेक्ट उनका ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। जैसे कि जो जिसको एक को ब्लड की नीड है वो बराबर से लेटा होगा, और जो देने वाला डोनर है वो लेटा होगा, और एक का ब्लड डायरेक्टली दूसरे के शरीर में दिया जाता है, इन्फ्यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे वॉर टाइम में ऐसे लोगों का ऐसा कुछ कर पाना बहुत मुश्किल था,
कि कहाँ डोनर्स को कहाँ वॉर फील्ड में लेके जाएंगे। तो इसीलिए ब्लड बैंक की आवश्यकता महसूस हुई और ब्लड बैंक का इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू माना जाता है। ओके, इसी तरह से जब जर्मनी के साथ युद्ध शुरू हो गया ब्रिटेन का, तो लगभग पूरा जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया था वो लगभग पूरी तरह से प्रभुत्व में था जर्मनी के, और सॉरी ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के जो समर्थित देश हैं यानी फ्रांस और यूएसए वगैरह उनके, ओके, उनका प्रभुत्व था। तो इसीलिए जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू होता है वैसे ही जो नेचुरल रबर की सप्लाई होती थी जर्मनी को साउथ ईस्ट एशिया से, मलेशिया और इंडोनेशिया जो कंट्रीज़ हैं स्पेशली उधर से, वो जो थी वो सप्लाई लाइन काट दी गई। ओके, ब्रिटिशर्स के द्वारा वो सप्लाई लाइन काट दी गई। तो अब जो वॉर टाइम में जो बहुत सारे वाहन थे, मिलिट्री वाहन थे स्पेशली, उनके लिए टायर्स बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती इसी नेचुरल रबर की, है ना। तो ऐसे में जब ये ज़रूरत महसूस हुई, वो सप्लाई लाइन कट गई, तो जो वहाँ के केमिस्ट थे उनको आदेश मिला जर्मनी की सरकार के द्वारा कि भाई कुछ इसका सप्लीमेंट ढूंढो, कुछ इसका ऑप्शन ढूंढो, और उन्होंने फिर आर्टिफिशियल रबर बनाई। ओके, आर्टिफिशियल रबर की सिंथेटिक रबर बनाई गई उनके द्वारा। तो सिंथेटिक रबर की इस तरह से शुरुआत हुई। सबमरीन, जो जर्मनी की सबमरीन्स थी वो बहुत सारे जो अमेरिका के और ब्रिटेन के या ब्रिटेन के जो समर्थित देश हैं उनके जो बहुत सारे जहाज़ थे उनको डुबो रही थी, जो यू बोट्स कही जाती थी स्पेशली उस समय। वो ब्रिटेन और उसके समर्थन करने वाले देशों के जो बहुत सारे कार्गो शिप्स वगैरह थे आर्मी के अलावा भी, उनको डुबो रही थी। तो उनको फाइंड आउट करके उनको नष्ट करने के लिए टेक्निक की नई टेक्निक की आवश्यकता महसूस हुई, और ये जो न्यू टेक्निक थी जो कि अंडर वाटर सबमरीन्स को खोज सके, पहचान सके और उनको फिर नष्ट करने में मदद कर सके, यही अल्ट्रासाउंड कहलाई। ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको हम कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स से चलने वाली ये टेक्निक भी उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की खोज मानी जाती है। इसी तरह से आधुनिक रेडियो मिलिट्री के यूज़ के लिए छोटे जो आपने देखे हैं वायरलेस सेट्स जो होते हैं उनकी खोज हुई। और इसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी की, न्यूजीलैंड के एक सर्जन थे, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की खोज की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि वॉर में घायल हो रहे थे और उनके फेस जो थे गोली लगने से या बॉम्ब वगैरह से या किसी दूसरी वजह से वो डिफेस हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे, घायल हो जाते थे बुरी तरह से, तो फेस का लुक बिगड़ जाता था। तो उन लुक्स को दोबारा से प्राप्त करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता महसूस की गई और प्लास्टिक सर्जरी की खोज और उसका प्रचलन माना गया। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि कई सारी ये चीज़ें चली हैं। इसी की तरह से एक और भी चीज़ थी, जो पेनिसिलिन है उसकी खोज की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, है ना। बहुत सारे लोग घायल हो रहे थे और घायल होने के बाद उनके जो जख्म थे वो भरने के बजाय सड़ने लगे थे, उनमें इन्फेक्शन हो जाता था, जिसको कि हम सेप्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे लोग सेप्टिक की वजह से मर रहे थे। उसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रिसर्च किया और आखिरकार उनको सफलता मिली पेनिसिलिन बनाने में। ओके, और उसने बहुत सारे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के घायल सैनिक थे उनका इलाज करने में, उनको उनकी हेल्थ को वापस रिगेन करने में मदद की। तो इस तरह से देखा कि हालांकि वैसे वॉर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हम कहें कि नहीं साहब ऐसा हो जाए, है ना, और उसके फिर फ़ायदे गिनाएं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ वन साइडेड नहीं होती। हर एक चीज़ के अगर कुछ नुकसान होते हैं तो फ़ायदे भी होते हैं। तो इसी तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था इसने भी बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस किए। बाकी हम आगे भी देखेंगे। ये हमने एक सामान्य सा परिचय देने की कोशिश की थी। ओके, इंटेंसिटी आप देख चुके हैं, करोड़ों लोग मारे गए और करोड़ों घायल हुए, करोड़ों डिस्प्लेस हुए, बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंशियल लॉसेस हुए, जैसा कि हम अभी आगे देखेंगे, है ना। और वर्ल्ड के कई कॉन्टिनेंट्स पे इसका असर देखने को मिला। एक ग्लोबल लेवल पे भले से देखिए डायरेक्टली जो पार्टिसिपेंट्स थे भले से कुछ ही देश थे मेन, है ना, 8-10 कंट्रीज़, लेकिन अगर आप इसका इफ़ेक्ट देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड पे पड़ा, क्योंकि दोज
countries which were directly participating in the World War First, actually they were the major powers of the world of the time. Okay, therefore anything and everything which was related with them or in which they were entangled uh, was destined to affect the whole world, है ना, पूरे संसार को अफेक्ट होना फिर एक लाजमी सी बात थी अगर यही मेजर पावर सी किसी चीज़ में ऐसे में अपने आप को इंटेंगल कर लें तो। ओके, तो चलिए हम इसके अलावा कुछ जो मेन कारण थे इसके वो देखते हैं। डायरेक्टली तो वैसे ये था कि ये फ्रांस फर्डिनेंड जो थे, जो कि वहाँ के एयर थे, ओके, मतलब उनके होने वाले किंग थे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के, ओके, उनका मर्डर कर दिया गया साराजेवो में 28 जून 1914 को। ओके, साराजेवो जो कि सर्बिया में पड़ता था और सर्बिया को ये माना जाता है कि सर्बिया और जो ऑस्ट्रिया थे ये दोनों अपोजिट ग्रुप्स थे। ओके, और सर्बिया जो था ये माना जाता था कि वो जो स्लाव्स लोग थे उनको बढ़ावा देता था। तो जब उसका मर्डर किया गया, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का मर्डर किया गया, तो पहले तो इन्होंने कहा कि भाई इसको जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो और हमें सौंपो उनको। ओके, हालांकि सर्बिया इसके लिए राजी नहीं हुआ और इसीलिए ये वॉर छिड़ गया। जिन्होंने इनकी हत्या की थी वो जो व्यक्ति थे वो ब्लैक हैंड नाम के एक सीक्रेट संगठन से जुड़े हुए थे और ये सीक्रेट संगठन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया में, क्या आपको इंडिया में कोई ऐसा याद आ रहा है जो कि सीक्रेट संगठन हो और जिन्होंने इंडिया के स्पेशली जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो? ओके, कैन यू रिकॉल एनी टू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दैट? चलिए मैं बताता हूँ। पहला तो था मित्र मेला, ओके, और दूसरा अनुशीलन समिति। महाराष्ट्र में मित्र मेला चलता था और अनुशीलन समिति वेस्ट बंगाल में, और इन्होंने कई सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी उनको जन्म दिया। और यही नहीं, ये इस तरह के संगठन पहले से चले आ रहे थे। जो जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ है उसमें भी इन संगठनों का बहुत रोल रहा। ओके, रेड शर्ट्स टाइप के जो संगठन थे, ब्लैक शर्ट्स रेड शर्ट्स, वो उनका बहुत अहम रोल रहा। तो वैसे ही एक ये संगठन था, इसी के एक कार्यकर्ता ने आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की, जो कि क्राउन प्रिंस थे, उनकी हत्या कर दी 28 जून 1914 को। और यहीं से विवाद बढ़ा और सर्बिया से जो डिमांड्स रखी गई थी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के द्वारा वो उसने पूरी नहीं की, और जब पूरी नहीं की तो 28 जुलाई 1914 को, यानी फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या के ठीक एक महीने बाद ये युद्ध शुरू हो गया। ओके, 28 देखिए जून को हत्या हुई उनकी, 28 जून 1914 को, और 28 जुलाई को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की डिक्लेरेशन कर दी गई। ओके, फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या के बदले में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के अगेंस्ट। ओके, और इसके साथ ही माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया। तो ये तो सिर्फ एक इमीडिएट कॉज था, इसके अलावा बहुत सारे जो रीज़न थे उनकी एक तरह से परिणति था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो वो कौन कौन से कारण थे जो कि लंबे समय से सुलग रहे थे, वो कौन कौन सी चीज़ें थीं जो लंबे समय से चल रही थी वहाँ और जिनकी वजह से आखिरकार वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, उन्हीं को हम देखने जा रहे हैं। तो ऐसे फर्स्ट चीज़ थी बाल्कन प्रॉब्लम, या जिसको हम ईस्टर्न क्वेश्चन भी कहते हैं। ओके, बाल्कन प्रॉब्लम क्या थी कि जो बाल्कन एक एरिया है जो टर्की के जस्ट अपर पार्ट में पड़ता था। ओके, जस्ट अपर पार्ट में लेफ्ट साइड में उसके पड़ता था, और यहाँ क्या था कि यहाँ स्लाव लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे। स्लाव लोग ही जो रशिया है, रशिया की जो लोग हैं वो भी मेजरली स्लाव लोग हैं। ओके, तो स्लाव ही वो थे, तो स्लाव लोगों को रशिया के द्वारा सपोर्ट करा गया कि भाई आप अपनी आज़ादी की मुहिम छेड़िए, है ना, चाहे वो आपके यूरोप हो चाहे रशिया हो, ये दोनों ही जो थे वो बल्कन एरिया के लोगों को भड़काते थे टर्की के अगेंस्ट। ओके, कि आप जो हैं वो टर्की से आज़ादी की मांग करें।
तो बल्कन एरिया एक ऐसा एरिया था जो कि सीधे सीधे रूल में था टर्की के। ओके, लेकिन यहाँ की आबादी जो थी सारी क्रिश्चियन थी, और क्रिश्चियन में भी जो अधिकतर लोग थे वो स्लाव लोग थे। ओके, तो स्लाव लोगों के होने की वजह से रशिया इसमें इंटरेस्ट लेता था, और ईसाई होने की वजह से लगभग पूरा यूरोप इसमें इंटरेस्ट लेता था। और इन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि इनके ऊपर, इनके लोगों के ऊपर जो शासन कर रहा है वो एक मुस्लिम कंट्री कर रहा है। ओके, तो इसलिए ये इन लोगों को भड़काते थे कि तरह तरह से भड़काते थे, तरह तरह से इनके हथियार दे करके, और दूसरी तरह से हर तरह से इनकी मदद करते थे कि आप टर्की से अपनी आज़ादी की मांग उठाओ। ओके, उधर टर्की जो था वो टर्की कहीं ना कहीं एक तरह के क्षरण से जूझ रहा था। वो उस टाइम तक सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा था, है ना। वो एक उसकी जो पावर्स थी एक तरह से वो ठहर करके रह गई थी, किसी तरह की उसमें जो पॉजिटिव मूवमेंट हो रही थी, जो ग्रोथ जिसे कहते हैं हम, ग्रोथ जैसी कोई चीज़ नहीं हो रही थी, कमज़ोर होने लगा था। ओके, तो इसकी वजह से भी इन देशों को ऐसा करने का मौका मिला। तो इससे कड़वाहट बढ़ी, पहली चीज़ तो ईस्टर्न क्वेश्चन कहलाता है ये। और यहाँ दोनों चीज़ें थी, एक तो उससे आज़ाद कराने की कोशिश थी, दूसरा जो इनके इंटरनल रीजंस थे, जैसे कि ये चाहता था फिर रशिया की ब्लैक सी तक मेरी पहुँच हो जाए। ओके, आगे सीधे मेडिटेरेनियन सी तक मेरी पहुँच हो जाए, वो ये चाहता था। इसी तरह से जो यूरोप के जर्मनी वगैरह थे वो चाहते थे कि यहाँ से होकर के हमें सीधे जो सेंट्रल एशिया है वहाँ तक के लिए रास्ता मिल जाए, और आगे हम चाइना इंडिया वगैरह से सीधे, ईरान इराक वगैरह से सीधे व्यापार कर सकें। ओके, तो इनकी सबकी अपनी अपनी, सिर्फ इनको आज़ाद कराने की ही मुहिम नहीं थी, बल्कि एक तरह से अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट भी थे, वेस्टेड इंटरेस्ट भी यहाँ पे थे। ओके, जो दूसरा मेजर रीजन था वो था आपका नेशनलिज्म मॉर्फ्ड इनटू शोविनिज्म। नेशनलिज्म जो कि आपने फ्रांस की रेवोल्यूशन को पढ़ा होगा, जैसे कि, तो फ्रांस की रेवोल्यूशन से माना जाता कि नेशनलिज्म वाली भावना पूरे यूरोप में फैलने लगी। ओके, लेकिन फ्रांस की रेवोल्यूशन जैसे 1848 में आकर के लगभग कंप्लीट होती है, वैसे ही जो नेशनलिज्म है वो बढ़ते बढ़ते हाइपर नेशनलिज्म में पहुंच जाता है, खासतौर से 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के लेटर हाफ में। ओके, 1851 से और 1900 तक का जो टाइम है उसमें माना जाता है कि यूरोप में नेशनलिज्म जो था वो हाइपर नेशनलिज्म में बदल जाता है, और उसी से फिर शोविनिज्म की भावना आती है, इंपीरियलिज्म की भावना आती है। ओके, क्योंकि जिस समय की ये बात है 1850 और उसके बाद की, उस समय क्या था कि अधिकतर जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, ओके, इटली, और कई सारे देश जो थे वर्ल्ड भर में अपने अपने एम्पायर्स बनाने में बिजी थे। ओके, तो इसीलिए जिनके एम्पायर नहीं थे उनमें भी ये भावना आई कि हम भी अपने एम्पायर्स बनाएं। ओके, तो इससे शोविनिज्म की भावना आई। शोविनिज्म तो आप जानते ही हैं, देश भावना की, जब आप अपने आप को सबसे बेस्ट मानने लगो, दैट इज कॉल्ड शोविनिज्म। ओके, हाइपर नेशनलिज्म वही, जब नेशनलिज्म की भावना हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आप और किसी को अपने सामने बिल्कुल नहीं गिनते, किसी भी तरह से, मतलब आप अपने देश का विस्तार करना चाहते हो, दूसरे देशों की कीमत पे करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड हाइपर नेशनलिज्म। ओके, इंपीरियलिज्म यही, जब आप अपने देश का राज्य विस्तार कर रहे हो, दूसरे देशों पे कब्जा कर रहे हो। ओके, तो वो इंपीरियलिज्म है। तो इंपीरियलिज्म की भावना, जो कि उस टाइम इंपीरियलिज्म पूरे यूरोप में चल रहा था, वो इसका एक दूसरा कारण था। रोमांटिसिज्म ऑफ वॉर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है रोमांटिसिज्म ऑफ वॉर। असल में उस समय कई सारे ऐसे पोएट्स हुए यूरोप भर में जिन्होंने की वॉर को एक रोमांटिक फिनोमेना के तौर पे दर्शाने की कोशिश की। ओके, उन्होंने जो वॉर में लड़ने वाले पार्टिसिपेंट लोग थे, जैसे सैनिक वगैरह, उनको हीरो के तौर पे पेश किया। जो जनरल्स वगैरह होते थे उनके बहुत सम्मान होते थे, उनको बहुत आदर सत्कार की नज़र से देखा जाता था, है ना। तो उनके लिए एक हीरो वर्शिप वाली भावना बन गई, जिसकी वजह से जो पूरा वॉर था, वॉर को ही एक अच्छी नज़र से देखा जाने लगा। वॉर को एक ऐसा मौका समझा जाने लगा जिसके के द्वारा हीरो पैदा होते हैं। ओके, हीरो बना जा सकता है जिनमें पार्टिसिपेट करके, दुश्मनों को मार के, दुश्मनों को हरा करके।
ओके, तो ये वाली भावना जो थी वॉर का रोमांटिसाइजेशन जो था, ये भी एक वजह बनी वर्ल्ड वॉर की। ओके, इसके अलावा फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था 1871 में। 1871 में फ्रांस और प्रशियन साम्राज्य जो था, जो कि इटली का ही पुराना रूप था, उनके बीच में एक युद्ध होता है, और इसको सेडन वॉर भी कहा जाता है, सेडन वॉर। ओके, और इसमें फ्रांस हार जाता है। फ्रांस की हार के बाद उसको एक बड़ा रीजन अपना सेसीड करना पड़ता है, देना पड़ता है, किसको? प्रशियन एम्पायर को। ओके, एंड दैट रीजन वाज अल्सेस लॉरेन। ओके, अल्सेस लॉरेन रीजन जो था वो उनको देना पड़ता है प्रशिया को। और ये जो दर्द था फ्रांस का, ये वो कभी भूला नहीं। ओके, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात देखें हम और इसको देखें तो इन दोनों में काफ़ी लंबा अंतर है, कोई लगभग 43 ईयर्स का। ओके, 43 ईयर्स का। लेकिन देश के इतिहासों की जब हम बात करते हैं तो 43 ईयर्स कोई एक ऐसा लंबा पीरियड नहीं है। ओके, तो फ्रांस अपने इस रीजन को खोने का जो दर्द था उससे गुजर रहा था, उसको झेल रहा था, और वो हमेशा से ऐसे मौके की तलाश में था जहां की उसे अपना बदला लेने की का मौका मिल सके, वो अपना बदला ले सके। ओके, और वो उसको प्रोवाइड कराया जब 1914 में ये विवाद होता है। ओके, तो ये रीजन था। उसके अलावा प्री वॉर अलायंसेस कई सारे ऐसे हुए थे। नीचे अभी हम और इसको गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे जरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, युद्ध से मतलब ये जो 1914 वाला युद्ध लड़ा, इससे पहले ही कई सारे देश आपस में मिलजुल करके संगठन बना रहे थे, रीजनल संगठन, जैसे कि अगर आप आज भी देखेंगे क्वाड बना रखा है। ओके, ब्रिक्स बना रखा है, और भी ऐसे कई सारे संगठन हैं। तो इस तरह के संगठन ही उस टाइम भी चल रहे थे। हालांकि ये जो संगठन है इसेंशियली ये मिलिट्री संगठन नहीं है, और वो जो संगठन थे वो इसेंशियली मिलिट्री संगठन थे। एक दूसरे पे अगर हमला होता है किसी तीसरे देश का, तो मिल करके उससे लड़ने के लिए उन्होंने पहले से ही संधियां कर रखी थी। ओके, अलायंसेस बना रखे थे। तो प्री वॉर अलायंसेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें। इसके अलावा जर्मन एस्पिरेशंस एंड मिलिटरिज्म। जर्मनी, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, जर्मनी का उद्भव होता है, विकास होता है, और वो एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरता है। ओके, एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर, एक बड़ी इकोनॉमिक पावर और एक बड़ी मिलिट्री पावर के रूप में उभरता है। लेकिन उसको अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, उसको अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अब नया जीतने के लिए कोई एरिया बचा नहीं था। अधिकतर जो देश थे वो ऑलरेडी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या दूसरे देशों ने कब्जा रखे थे, तो वो कहाँ जाए। ओके, इसी फ्रस्ट्रेशन में जर्मनी की ये युद्ध हुआ, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा जर्मन सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स। ओके, जो जर्मनी ने यू बोट्स बनाई थी, जैसे कि हम पीछे भी कर चुके हैं, वो भी एक वजह रही, क्योंकि स्पेशली, बाकी तो छोड़ दीजिए, चलिए बाकी तो उसने यूज़ ही बाद में किया है, लेकिन अगर ख़ास तौर से यूएसए को हम देखें तो यूएसए तो सिर्फ आया ही इसलिए था युद्ध में क्योंकि उसके जो कई सारे बोट्स थे, कई सारे जो जहाज़ थे, कार्गो शिप्स थे, उनको डुबो दिया गया जर्मन सबमरीन्स के द्वारा। ओके, और इसीलिए उसने पहले तो चेतावनी दी जर्मनी को, और जब जर्मनी नहीं माना तो आखिरकार उसको उतरना पड़ा युद्ध के मैदान में। नहीं तो वो खुश था, दोनों तरफ की जो साइडें थी, युद्ध के जो दोनों पक्ष थे, यानी जर्मनी साइड, जर्मनी प्रशिया साइड, और दूसरी यानी ब्रिटेन और फ्रांस वाली साइड, दोनों को ही वो हथियार सप्लाई कर रहा था। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वॉर टाइम में, वो सप्लाई कर रहा था और खूब पैसे बना रहा था। ओके, तो वो तो इस तरह से पैसे कमा करके खुश था। लेकिन जर्मनी की जो कुछ गलतियां थी, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को खींच लिया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की जो गलतियां हैं वो खींचती हैं यूएसए को वॉर में। ओके, तो ये थे कुछ मेन कारण, मुख्य कारण। अब ये देख लेते हैं कि आखिरकार जो प्री वॉर अलायंसेस थे वो किस तरह के थे और कौन से थे। तो हम ज़्यादा की यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ जो दो मुख्य संगठन थे सिर्फ उनकी स्टडी करेंगे। एंड द फर्स्ट वन ऑफ देम वाज ट्रिपल अलायंस। ओके, जो पहला था ऐसा वो ट्रिपल अलायंस था। ट्रिपल अलायंस में जो मेन तीन पावर्स थी वो थी जर्मनी,
ऑस्ट्रिया और इटली। ओके 1982 में ये संगठन बना, हालांकि पहले जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में ये संगठन संधि हुई थी और इटली बाद में इसमें शामिल हुआ। ओके तो 1882 में ये संगठन बना था और इसी को इसमें जो शामिल तीनों ताकतें थीं इनको जो दूसरा नाम है वही सेंट्रल पावर्स दिया जाता है। ओके ये जो तीनों पावर्स थी जिनके बीच में ये अलायंस था, जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली, इन्हीं को हम सेंट्रल पावर्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपल अलायंस इस संगठन का नाम था और बाद में इसमें टर्की भी शामिल हो गया। ओके क्योंकि टर्की के जो हित थे कहीं ना कहीं वो जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ सुरक्षित थे, उसमें ही उसका फ़ायदा था, इसलिए टर्की जो था वो इनकी तरफ से शामिल हो गया। जबकि जो दूसरा इम्पॉर्टेंट ऐसा संगठन था वो ट्रिपल एंटेंट कहलाता है, ट्रिपल एंटेंट। और ये जो जिन जिन शक्तियों के बीच में था वो थी इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ओके ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ट्रिपल एंटेंट के सदस्य थे और बाद में इसमें जापान भी शामिल हो गया। ओके इनको जो नाम दिया जाता है वो अलाइड पावर्स दिया जाता है। ओके अलाइड पावर्स, हिंदी में मित्र शक्ति भी कहते हैं ना, मित्र शक्तियाँ। तो ये जो संगठन थे इनकी जो रोल थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है वर्ल्ड वॉर में, और उसकी वजह ये है स्पेशली देखिए ये जो संगठन अलग अलग बने हैं इनके जो सदस्य हैं, ओके जो अपोजिट वाले हैं, जैसे ट्रिपल अलायंस के जो सदस्य हैं और ट्रिपल एंटेंट के जो सदस्य हैं, असल में ये आपस में पुरानी रंजिशें थी इनमें। जैसे कि हमने पीछे भी देखा कि जर्मनी और फ्रांस के इश्यूज थे। ओके तो जर्मनी और फ्रांस देखिए अपोजिट ग्रुप्स में शामिल हैं। तो था क्या कि जब एक तरफ जर्मनी ने अगर कोई संगठन बनाया तो दूसरे देश के खुद ही कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको पहले से ही खतरा है दूसरे से, है ना, उसके पुराने अनुभव ऐसे हैं जो उसको दिखा रहे हैं कि नहीं भाई जब भी ये देश पावरफुल होगा या किसी दूसरी शक्ति के साथ कोई संगठन बनाएगा, कोई संधि करेगा तो वो हमारे अगेंस्ट जा सकती है, हमारे हितों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये वैसे ही है कि अभी जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं दोनों देश, दोनों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, दोनों से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे और पास्ट में भी कई सारे युद्ध हो चुके हैं। ओके तो अगर ये इस तरह का कोई मिलिट्री आपस में संगठन बनाते हैं जिसमें कि ये वायदे करें कि भाई अगर आप पे कोई हमला होगा तो हम उस पर हम आपका साथ देंगे, ऐसी अगर हम पे कोई हमला होगा तो आप हमारा साथ दें, तो अगर ऐसी इन दोनों में कोई ऐसी संधि हो जाती है आज भी चाइना और पाकिस्तान में, तो हमारे लिए यानी हिंदुस्तान के लिए चिंता का सबब हो सकती है। ओके तो सेम उसी तरह से इन लोगों के बीच में था। जब ये संगठन बने, जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली ने जब ये संगठन बनाया तो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया को भी अपना संगठन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई और इस तरह से जो विरोधी शक्तियां थीं वो दो अलग अलग गुटों में बट गईं। ओके और अब वॉर होने के जो गुंजाइश थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक दूसरे का साथ मिल जाने की वजह से हिम्मत इन लोगों की और बढ़ गई। युद्ध तो ये पहले से ही करते रहते थे, अब हालात इनके लिए और भी इस तरह के हो गए कि क्योंकि अब कई सारे लोग थे तो विवाद भी ज़्यादा होने की गुंजाइश थी, जल्दी जल्दी होने की गुंजाइश थी, और कहीं ना कहीं जो ताकत की वजह से जो घमंड आता है वो चीज़ भी आई, और एक दूसरे के प्रति जो जिसे हम कहते हैं कि सहिष्णुता, ओके, और वो वाली जो चीज़ थी वो जाती रही, है ना। तो इसीलिए माना जाता है कि ये जो दोनों संगठन बने ये बहुत बड़ी वजह बने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। इसके अलावा अगर हम कृष्णा रेड्डी जो कि लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उनकी बात माने तो वो कहते हैं कि कुछ जो म्यूनिशन मेकर्स थे यानी गोला बारूद बनाने वाले जो थे परंपरागत रूप से, वो भी इसकी वजह बने थे। वो नहीं चाहते थे कि शांति स्थापित हो, क्योंकि अगर शांति स्थापित होगी तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ओके तो इसीलिए उन लोगों ने भी बढ़ावा दिया युद्धों को, जैसे जर्मनी के क्रप्स थे, इंग्लिश के विकर्स थे और फ्रेंच जो थे वो शीडर्स थे। ये वो लोग थे जो कि परंपरागत रूप से गोला बारूद बनाने का काम करते थे। ओके तो कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं, स्पेशली कृष्णा रेड्डी मानते हैं
कि इन लोगों का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट था और ये शांति स्थापित होने देने में एक बाधा थे। ओके, इसके अलावा जो एक और रीज़न माना जाता है वो ये माना जाता है कि अधिकतर जो देश थे वो बड़े बड़े अपनी सेनाएं तैयार कर रहे थे। ओके, सभी जो ये जो मेन मेन देश जिनकी जिक्र अभी आई है वो सब के सब उनके पास बहुत बड़ी संख्या में एक तरह से तैयार आर्म्ड फोर्सेस थी, और इसके अलावा रिजर्व फोर्सेस भी बहुत बड़ी संख्या में थी। इसके अलावा उनके जो मिलिट्री एक्सपेंसेस थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, जो मिलिट्री का बजट था, उनका रक्षा बजट था, वो भी बहुत ज़्यादा था। और इन सब वजहों से भी दूसरे देशों के मन में आशंकाएं पनपी युद्ध की, अपनी सुरक्षा के प्रति। ओके, उनमें कहीं ना कहीं सुरक्षा वाली भावना है कि ये हो सकता है कि ये इसीलिए अपना मिलिट्रीराइजेशन कर रहे हो, अपना जो डिफेंस का बजट है वो इसीलिए बढ़ा रहे हो ताकि ये हम पे हमला कर दें। ओके, तो ये भी एक वजह मानी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि देयर वर सेवरल रीजंस, देयर वर सेवरल कॉजेज विच लेड टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, और फिर जैसा कि आप जानते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वर्ल्ड वॉर बहुत ही बड़े लेवल पे लड़ा गया, करोड़ों लोग मारे गए, बहुत सारी तबाही हुई, है ना। जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिनके, वो तो हुए हुए, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें थी जिनके रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है, वो क्षति अगर हम मान लें तो बहुत बड़े लेवल पे तबाही हुई। ओके, तो आखिरकार इतने बड़े लेवल पे जो युद्ध लड़ा गया उसके बाद में क्या रिजल्ट्स निकले, अब हम उनको देखेंगे। ओके, एंड वी आर स्टडिंग देम इन 4 पार्ट्स। हम 4 वर्गों में उनका अध्ययन करेंगे। पहले तो जनरल रिजल्ट्स देख लेंगे एक बार, उसके बाद उनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, सोशल इम्पैक्ट्स, और ऐसे ही पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। ओके, तो पहला हमने जो इसमें हेडिंग लिया है वो है ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस एंड सीट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ओके, वर्साइलिस की संधि और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एंड हुआ वो वर्साइलिस की संधि के साथ हुआ, क्योंकि ये जर्मनी के साथ संधि की गई, और इसके साथ ही जो मेजर पावर थी वर्ल्ड वॉर जिसके साथ लड़ा जा रहा था वो दूसरे पक्ष की वो समर्पण कर गई, वो सरेंडर कर गई। ओके, तो इसी के साथ संघर्ष जो था वो एंड हो जाता है। लेकिन वर्साइलिस की जो संधि थी इसमें जर्मनी पे ऐसे सैंक्शंस लगाए गए, ऐसी शर्तें थोपी गई कि जिसकी वजह से दूसरा जो विश्व युद्ध था उसकी नींव पड़ गई। ओके, और इन संधियों में इन सैंक्शंस में जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि पहली चीज़ तो ये कि पूरे वर्ल्ड वॉर के लिए दोषी माना गया जर्मनी को। ओके, जर्मनी वॉज हेल्ड गिल्टी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, तो पहली चीज़ तो कि उसको गिल्टी माना गया, पूरे विश्व युद्ध के लिए दोषी माना गया। दूसरी चीज़ ये थी कि उसमें बहुत भारी हर्जाना लगाया गया। विश्व युद्ध के लिए दूसरे जो देश थे, जो अपोजिशन कंट्रीज थे, उनको पे करने के लिए बहुत ज़्यादा वॉर इंडेमनिटी इन पे थोपी गई। वो अमाउंट इतना ज़्यादा था कि आज के अगर हम देखें तो लगभग $500 बिलियन, ओके, लगभग आज के $500 बिलियन का जुर्माना लगाया गया जर्मनी पे। ओके, और ये अमाउंट इतनी ज़्यादा थी कि इसका आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि अगर हम विकीपीडिया की माने तो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है इसकी वो 2010 में पे की है जर्मनी ने। ओके, जर्मनी ने 2010 में इसकी लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो पे की है। कितनी है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युद्ध होने के 90 साल के बाद तक जर्मनी इसका पेमेंट करता रहा। ओके, तो इसीलिए ये माना जाता है कि जो जर्मनी के लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट घर कर गई, उनमें बहुत ज़्यादा बदला लेने की जो भावना थी वो घर कर गई, बहुत ज़्यादा घायल मानसिकता से वो पीड़ित थे। ओके, तो ये 2-3 मेन रीज़न माने जाते हैं जिसकी वजह से वर्साइलिस की जो संधि है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह मानी जाती है। ओके, दूसरी थी ट्रीटी ऑफ सेवर्स और डिसइंडिकेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो दूसरी जो मेन संधि थी, वैसे देखिए इसमें था क्या कि जो
जितनी भी पावर्स थी अपोजिशन वाली, सभी के साथ अलग अलग संधियाँ की गई थी। जैसे ये वर्साइलेस जो है वो जर्मनी के साथ की गई, सेवर्स की ट्रीटी टर्की के साथ की गई। इसी तरह से सभी जो पावर्स थी, प्रशियन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, उसके साथ अलग संधि की गई। तो सबके साथ अलग अलग संधि की गई थी, लेकिन ऑल ऑफ देम आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो ट्रीटी ऑफ सेवर्स इम्पॉर्टेंट है दूसरी, इसके द्वारा ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन कर दिया गया। ओके, ओटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग यूरोपियन पावर्स ने बांट लिए। उसके बाद से ही जो अरब का एरिया है वो और उसका और भी जितना भी इसके एम्पायर के हिस्से थे वो रशिया और फ्रांस और आपके ब्रिटेन ने आपस में बांट लिए। ओके, थर्ड जो मेन फॉल आउट माना जाता है इसका, वो ग्रेट फ्लू और ब्लैक डेथ है। ओके, इसी को स्पेनिश प्लेग का नाम भी दिया गया है, क्योंकि मेन जो इसका माना जाता है कि वो फैलने का रीजन था वो स्पेन था। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि वजह यह है क्योंकि स्पेन एक शांति स्पेन जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पार्टी नहीं था। ओके, तो स्पेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पार्टी नहीं था, इसलिए स्पेन ने जब ये बीमारी उसके यहाँ फैली तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारे यहाँ ऐसी बीमारी फैल गई है। जबकि जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब देश जो थे वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में वैसे ही बहुत सारी परेशानियां पड़ रही थी। ओके, ऐसे में अगर ये कहते कि हमारे यहाँ ये ग्रेट इन्फ्लुएंजा या ग्रेट फ्लू या ब्लैक डेथ भी फैल गई है, ये महामारी हमारे यहाँ और फैल गई है, तो लोगों का मोरल डाउन होता। ओके, लोगों का मोरल डाउन होता, और इसीलिए ये माना जाता है कि इन्होंने ये डिक्लेयर ही नहीं करा, ये ऑफिशियली घोषणा नहीं की कि इनके यहाँ ये ऐसी बीमारी कोई महामारी फैल गई है। ओके, इन्होंने उसको छुपाए रखा लोगों से। तो जो भी है फिलहाल, स्पेनिश प्लेग इसका नाम था, ग्रेट फ्लू भी इसको कहते हैं, ब्लैक डेथ भी कहते हैं। और ये जो थी ये इसके इतना कितनी भीषण थी इसका ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलग अलग एस्टिमेट्स के अनुसार यूरोप के 2 करोड़ से 10 करोड़ तक लोग इसके द्वारा मारे गए। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो आर्मी और नॉन आर्मी के जो कुल लोग मरे थे, जिन्होंने अपने जान गंवाई थी, वो लगभग 1.5 करोड़ थे। ओके, पूरे वर्ल्ड वॉर में जो लोग मरे वो लगभग 1.5 करोड़ थे, जबकि प्लेग में जो लोग मरे वो 2 करोड़ से और 10 करोड़ के बीच की संख्या थी। एग्जैक्ट हमारे पास एस्टिमेशन इनका नहीं है। ओके, इसीलिए हम सिर्फ जो गिवन जो आंकड़े हैं जगह जगह उनका एक वो दे रहे हैं, मिनिमम 2 करोड़ बताते हैं और मैक्सिमम 10 करोड़। तो इससे आप लगा सकते हैं कि ये ग्रेट फ्लू या ब्लैक डेथ कितना भयंकर रहा होगा। ओके, ग्रेट फ्लू और ब्लैक डेथ, और इसका इतना बड़ा पैमाने पर फैलने की या इतना ज़्यादा प्रॉस्पर करने की, इतना ज़्यादा ख़तरनाक बनने की जो वजह मानी जाती है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही मानी जाती है। क्योंकि जब ये फैला, जब ये आउटब्रेक हुआ, उस समय अधिकतर जो देश थे यूरोप के वो वर्ल्ड वॉर में बिजी थे, तो दे हार्डली हैड एनी टाइम टू इन्वेस्टिगेट और टू रिसर्च अबाउट द डिजीज़, है ना। उनके पास इतना टाइम था ही नहीं कि वो इस बीमारी को ढंग से टैकल कर पाएँ, इस पर रिसर्च वगैरह कर पाएँ, इसका इलाज ढूंढ पाएँ। इसलिए ये बीमारी इतनी ख़तरनाक बन गई। इसलिए कहा जाता है कि युद्ध जो होते हैं, लड़ाइयाँ जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो डायरेक्ट उनके नुकसान होते हैं वो तो होते ही हैं, इनडायरेक्ट उनसे कहीं भयंकर होते हैं, जैसे कि द ग्रेट फ्लू या ब्लैक डेथ। इसके अलावा रशियन लॉसेस ऑफ मैन एंड प्रॉपर्टी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट एग्जिट फ्रॉम द वॉर, जो नेक्स्ट रीज़न माना जाता है, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉल आउट है, वो है ये कि इसमें जो रशिया था, रशिया ने असल में बाकी जो थे आपके इसमें मेजर पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों की, और ऐसी जर्मनी, इन लोगों की जो आर्मी थी वो वेल प्रिपेयर्ड थी। ये माना जाता है इनके पास बहुत बड़ी सेना थी और वही वेल प्रिपेयर्ड। जबकि रशियन जो आर्मी थी, ये माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं थी और बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड भी नहीं थी। स्पेशली जो बाद में उन्होंने जो युद्ध टाइम में जो भर्ती की है, उनको तो
विदाउट एनी ट्रेनिंग ऐसे ही भेज दिया। ओके, जिसकी वजह से बहुत सारे जो नवयुवक थे उनकी जानें गईं और उनकी जाने से जो जनता थी उसमें बहुत नाराज़गी फैली। उधर खेतों में काम करने वाले किसानों की संख्या जो थी वो बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से फसलें नहीं हुई। ओके, फसलें प्रॉपर ना होने से लोगों को खाने के लिए रोटी के लाले पड़ गए, ब्रेड के लाले पड़ गए, और इस तरह से पूरे जो रशिया एम्पायर था, पूरा रशियन जो एम्पायर था उसमें त्राही त्राही मच गई, उसमें एक तरह से एनार्की फैल गई। ओके, तो इन सब चीज़ों के चलते ही रशियन रिवॉल्यूशन हुई। वहाँ जनता ने उनके विद्रोह कर दिया और जो ज़ार था उसको सत्ता से हटा दिया। ओके, फरवरी 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट में हुई थी रशियन रिवॉल्यूशन, इसलिए फर्स्ट पार्ट जो है वो फरवरी 1917 माना जाता है, और सेकेंड अक्टूबर 1917। ओके, तो कुल मिलाकर के इसके द्वारा ज़ार को वहाँ से सत्ता से हटा दिया गया और वहाँ पे कब्जा जो था सत्ता पे वो कम्युनिस्ट का हो गया। ओके, लेनिन का वहाँ कब्जा हो गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश हो गई। ओके, और रशियन रिवॉल्यूशन कितनी इम्पोर्टेंट थी, कितनी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं कि अधिकतर हिस्टोरियंस जो हैं रशियन रिवॉल्यूशन को 20वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी घटना मानते हैं, सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना। ओके, यहाँ तक कि दोनों वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, रशियन रिवॉल्यूशन को, और उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि इसके बाद जो था वर्ल्ड की पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म में आई, जो मार्क्सवादी विचारधारा थी उसकी विचारधारा को फॉलो करने वाली पहली कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट बनी। और इसके बाद जैसे आप जानते हैं इस समय चाइना में है, नॉर्थ कोरिया में है, क्यूबा है, और भी कई सारे देश ऐसे हैं जो मार्क्सवाद को फॉलो करते हैं, है ना। तो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद ही पहली आई और उसके बाद ही फिर दूसरे और बहुत सारे आए, इसीलिए रशियन रिवॉल्यूशन को 20वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना माना जाता है अधिकतर हिस्टोरियंस के द्वारा। ओके, और रशियन रिवॉल्यूशन के पीछे बहुत बड़ा हाथ माना जाता है वर्ल्ड वॉर का, तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो कितने फार रीचिंग थे, वो कितना इम्पोर्टेंट था। ओके, इसके बाद लीग ऑफ नेशंस, देखिए जब ये युद्ध चल रहा था तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड के जो देश थे और जनता थी उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि कोई ऐसा संगठन होता जो कि युद्ध के समय भी हमारे काम आता। जैसे कि आप अगर अभी भी देखें, इस समय अगर आप देखें यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है। ओके, एक तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ हमास का और इजराइल का युद्ध चल रहा है। ओके, लेकिन दोनों ही देशों में यूएन एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, एक लोगों को, सिविलियंस को राहत देने की भूमिका निभा रहा है, घायलों का इलाज कर रहा है, खाने पीने की चीज़ें मुहैया करा रहा है, और भी बहुत सारी ऐसी इस तरह की चीज़ें जो है वो सुविधाएं वो दे रहा है। ओके, तो जो आज के समय में जो यूएन का रोल है, यूनाइटेड नेशंस का रोल है, ठीक वैसा ही रोल उसके बाद लीग ऑफ नेशंस ने प्ले किया। जनवरी 10, 1920 को लीग ऑफ नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट हुई। ओके, लीग ऑफ नेशंस was established on January 10, 1920 in a session held at Geneva, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। वहाँ पे 1920 में एक सेशन हुआ, 41 देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे लीग ऑफ नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट की गई। ओके, इधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में नई सत्ता आती है और वो वीमर रिपब्लिक कहलाते हैं। ओके, 1918 में वीमर रिपब्लिक इस्टेब्लिश होता है वहाँ पे, और 1933 तक वीमर रिपब्लिक का शासन रहता है। ओके, यानी लगभग 15 ईयर्स, लगभग 15 साल वीमर रिपब्लिक का शासन रहता है। और वीमर रिपब्लिक जो थे ये माने जाते हैं कि ये युद्ध विरोधी थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके विरोधी थे, इसलिए इन्होंने शासन सत्ता पे कब्जा कर लिया। लेकिन 1933 में हिटलर का राइज हो चुका था, हिटलर बहुत पावरफुल हो चुका था, और 1933 में आखिरकार हिटलर ने वीमर रिपब्लिक को हटा करके फिर से सत्ता अपने हाथ में ले ली। ओके,
इसके अलावा बीच में अगर आप देखेंगे तो ग्रेट रिसेशन आता है, जिसको कि हम नेक्स्ट अपने हेडिंग में स्टडी करेंगे। ओके, तो वीमर रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ, वीमर रिपब्लिक को हटा करके हिटलर हुआ, और हिटलर की जो विचारधारा थी नाजीवादी, उसको लेकर के ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। ओके, तो ये कुछ जनरल फॉल आउट से जनरल परिणाम थे। अब हम देखते हैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। ओके, तो अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देखें तो यूएसए नया बॉस बन करके आया। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था उसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम यूएसए जो था वो साइडलाइन था, वो किसी के पक्ष में नहीं था। वो उसको तब मजबूरी में उतरना पड़ा जब जर्मनी की यू बोट्स जो थी उन्होंने लगातार यूएसए के जो कार्गो शिप्स थे उनको निशाना बनाया, और उसके साथ साथ उसके बहुत सारे नागरिकों को ही मारा। तब यूएसए को वर्ल्ड वॉर में उतरना पड़ा। अदरवाइज वो क्या कर रहा था, वो जर्मनी साइड को और ब्रिटेन साइड, दोनों साइडों को ही हथियार और दूसरे जो इक्विपमेंट्स थे वो अवेलेबल करा रहा था, और इस तरह से मोटा पैसा कमा रहा था। ओके, तो ये जो पैसा वो कमा रहा था, इसी के चलते यूएसए जो था अब नया एक इकोनॉमिक के फील्ड में अगर हम माने तो एक नया बॉस बन करके आया, वो सबसे पैसे वाला बन के उभरा, जबकि जो दूसरी पार्टीज थी वो कर्जे में फंस गई। जैसे ब्रिटेन पे बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया। जो अब तक ब्रिटेन की कंडीशन थी वो लैंडर की थी, दूसरों को कर्ज देता था वो। ओके, लेकिन अब उसकी खुद की कंडीशन कर्जमंद वाली हो गई, उसने खुद बहुत सारा कर्जा लेकर के इस युद्ध को लड़ा। एक जनरल अगर हम आइडिया लें इसका, तो ब्रिटेन को ये माना जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर से पहले की कंडीशन थी और वर्ल्ड वॉर की बाद की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो कंडीशन थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो कंडीशन थी, उनको कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ब्रिटेन के पास पहले से 10 गुना ज़्यादा कर्जा हो गया। ओके, ब्रिटेन पे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले के मुकाबले में बाद में उसके फिनिश होने के बाद जो कर्जा था वो 10 गुना था, फ्रांस पे 5 गुना था, जर्मनी पे 32 गुना था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने सिर्फ 3 पावर्स का यहाँ देखा है, सबका नहीं स्टडी करने जा रहे बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बस एक क्या कंडीशन रही होंगी, बस इसको हम समझने के लिए यहाँ पे ये ले रहे हैं। उसके जो स्टैटिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ब्रिटेन पे 10 गुना ज़्यादा कर्जा हो गया, और फ्रांस पे 5 गुना, जर्मनी पे 32 गुना। इसके अलावा क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इकोनॉमीज़ अधिकतर बूम कर रही थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो स्पेशली युद्ध से जुड़ी सामग्री बनाती थी और बेचती थी वो बूम कर रही थी, और जब वॉर एंड हो गया तो उनमें एक तरह से उनकी जो ग्रोथ थी वो एकदम से थम गई। उसकी वजह ही माना जाता है, जो इंडस्ट्री में इस तरह का जो स्लो डाउन आया वही माना जाता है सबसे बड़ी वजह ग्रेट रिसेशन का। जो 1929 में ग्रेट रिसेशन आई, मंदी, वैश्विक मंदी आई, उसकी सबसे बड़ी वजह ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही माना जाता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन मेन रीज़न जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके अलावा अगर हम सोशल इम्पैक्ट्स को देखें तो वो भी बहुत सारे थे। 1 of 4 यंग मेल्स किल्ड। ओके, अगर एक जनरल परसेप्शन की बात करें तो ये माना जाता है कि यूरोप के हर 4 नौजवानों में से एक कम से कम मारा गया, हर 4 नौजवानों में से एक मारा गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लेडीज़ विधवा, कितनी महिलाएं विधवा हुई होंगी, कितनों ने अपने जवान बेटे खोए होंगे, कितनों ने अपने भाई खोए होंगे, और इस तरह से पूरा जो यूरोप था वो एक तरह से दुख के सागर में डूब गया। 1 of 4 यंग मेल्स किल्ड, हर 4 में से एक जवान मारा गया था। तो पूरा जो यूरोप था वो उस समय दुख के टाइम से गुजर रहा था। दूसरी चीज़ क्या थी कि युद्ध होने के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद विमेन की जो कंडीशन थी उसमें सुधार हुए, और सुधार होने की जो मेन वजह थी वो यही मानी जाती है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि लड़ाई में बहुत सारे जो अधिकतर जो मेल थे वो तो लड़ाई में चले गए। अब जो कारोबार चल रहा है घर का उसे कौन संभालेगा, जो घर की डेली नीड्स हैं, इधर उधर आना जाना है, काम है, वो कौन करेगा।
है ना, खेती बाड़ी कौन करेगा। तो अधिकतर कामों में फिर घर से लेडीज़ का निकलना हुआ, वो चौका बर्तन अपना छोड़ करके घर से निकली और उन्होंने ये सारी जिम्मेदारियां भी संभाली। जब उन्होंने देखा कि हम तो ये काम भी अच्छे से कर सकते हैं, मान लीजिए कोई लेडीज़ बिजनेस कर रही है, कोई अपनी दुकान संभाल रही है, कोई खेती बाड़ी कर रही है, और उसने अगर उस काम को अपने पति से भी अच्छा कर लिया, तो अब वो ये कैसे मान ले, जब युद्ध खत्म होगा उसका पति वापस आएगा और वो कहेगा कि नहीं अब तुम फिर से घर जाके चौका चूल्हा संभालो, बिजनेस को मैं संभालता हूँ। जबकि उस महिला ने उसके पति की एब्सेंस में बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला और उससे अपने पति से बेटर करके दिखाया, उससे बेटर रिजल्ट्स दिखाए। तो अब वो ये कैसे मान ले कि वो बिजनेस नहीं संभाल सकती। ओके, तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हुई जिसकी वजह से विमेन का कॉन्फिडेंस जो था वो अप हुआ, उसका लेवल बढ़ा। और जब उनका कॉन्फिडेंस अप हुआ और उन्होंने ये भी देखा कि हम तो सारे काम कर सकते हैं, जब हम सारे काम कर सकते हैं तो हमें बराबर के राइट्स क्यों नहीं। विमेन में ये सवाल उठा नेचुरली कि जब हम सारे काम जेंट्स के जैसे कर सकते हैं, उनके वो कई बार तो उनसे भी अच्छे कर सकते हैं, तो फिर हमें उनके बराबर अधिकार क्यों नहीं। और इन्हीं डिमांड्स को लेकर के उन्होंने आंदोलन किए और इन आंदोलन के फलस्वरूप ही उनको बराबरी के राइट्स मिलना शुरू हुए। और इनकी शुरुआत सबसे पहले हुई वोटिंग राइट्स से। सबसे पहले जो उनको राइट्स दिए गए वो वोटिंग राइट्स दिए गए। और माना जाता है कि 1917 में रशिया ने, 1918 में ब्रिटेन ने और 1920 में जर्मनी ने उनको वोटिंग राइट्स दे दिए। 1917 में रशिया ने, 1918 में ब्रिटेन ने और 1920 में जर्मनी ने उनको वोटिंग राइट्स दिए। हालांकि यहाँ पे कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस अभी रखे गए थे, विथ सर्टेन एज रिस्ट्रिक्शंस। कुछ जगह पे एज जोड़ दी थी कि 30 साल या जो भी रखा उन्होंने, इस साल इतने साल से ज़्यादा एज के लोग ही वोट कर पाएंगे। तो इस तरह से लेकिन शुरुआत हुई कि वोटिंग राइट्स उनको मिलना शुरू हो गए। और जैसे कि आप आज के टाइम में जानते हैं अब सभी में वोटिंग राइट्स इक्वल हैं। तो आज के हिसाब से आप देखें, लगभग हम 100 ईयर्स बाद की बात कर रहे हैं, तो एकदम से कंडीशंस अलग हैं। असल में 1950 के आसपास से ही लगभग सब जगह इक्वल वोटिंग राइट्स मिल गए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतनी तेज़ी से ये चेंजेस हुए। दूसरी चीज़ जो सामने आई सोशल चेंजेस के तौर पे, वो था माइनॉरिटी इशू। देखिए हर एक देश में कई बार ऐसा होता, बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ एक से ज़्यादा धर्म वाले, या तो एक से ज़्यादा धर्म वाले लोग रहते हैं या फिर कल्चरल वाले लोग रहते हैं। यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ अधिकतर एक ही धर्मों के लोग हैं, सबके सब ईसाई हैं, लेकिन कल्चरली वो लोग अलग हैं। जैसे कि बेल्जियम का एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, इटली का एग्जाम्पल भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर वो फांसीवाद ना आया होता और इतने सारे लोगों को नाजीवाद के तहत अगर ना मारा गया होता हिटलर के द्वारा, तो ये कंडीशन जर्मनी में भी देखने को मिलती है कि एक से ज़्यादा धर्म है, एक ही अगर धर्म के लोग हैं तो एक से ज़्यादा कल्चर वाले लोग एक देश में मिलते हैं। तो ऐसे में उनको कैसे समाहित करा जाए। माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई एक धर्म कम संख्या में होगा तभी माइनॉरिटी होगा। अगर एक कल्चर, कोई एक ही धर्म के लोग हैं लेकिन कल्चर कोई डिफरेंट है, तभी हम उसको माइनॉरिटी मान सकते हैं। तो ऐसे माइनॉरिटी वाले इश्यूज आए और ये देखा गया कि माइनॉरिटी वालों को भी बराबर के राइट्स दिए जाए, या कम से कम उन्हें एक अनुपातिक रूप से उनको उनके राइट्स दिए जाए। ओके, इसकी आखिरकार ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी ज़रूरत देखिए, फिर से मैं पीछे लेके जाऊंगा आपको, जो बल्कन समस्या थी वहाँ से इसको जोड़ करके आप देख सकते हैं। बल्कन में जैसे हमने देखा, बल्कन क्षेत्र जो था वहाँ ईसाई लोग थे अधिकतर। ओके, और वहाँ रूल कौन कर रहा था? टर्की, जो कि एक मुस्लिम कंट्री था। तो वो लोग उनके जो रिलीजियस मैटर्स थे उन पे शायद इतना ध्यान नहीं देते थे। ओके, तो इसीलिए उनकी धार्मिक जो भावनाएं थी उनको भड़का करके लोगों ने, और रशिया वगैरह ने उनको टर्की के ही अगेंस्ट कर दिया। ओके, ये सेम जो चीज़ है ये आप इंडिया के कश्मीर में भी देख सकते हो, है ना। इंडिया के कश्मीर को धर्म के आधार पे पाकिस्तान या दूसरे लोगों ने भड़काने की कोशिश की। ओके,
लेकिन हमारे देश ने उनको बराबरी के राइट्स दे रखे हैं, उनको पूरे राइट्स हैं यहाँ पे, तो इसीलिए शायद वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो माइनॉरिटी इश्यूज़ की बात आई, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ को पूरा समर्थन दिया जाए, उनको उनके पूरा अधिकार दिए जाएं, उनको पूरी आज़ादी से जीने का मौका मिले, उनको जो मेन लाइन है सोसाइटी की उसमें लाया जाए, शासन प्रशासन में उनकी योग्यता के अनुसार उनको रखा जाए। ओके, तो इस तरह की सारी कोशिशों की शुरुआत भी यहाँ से मानी जाती है। इसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ रेसेस। इसी तरह से रेस के आधार पे सुपीरियरिटी मानी जाती है। जैसे कि आपने देखा नाजी लोगों को हिटलर जो था वो सुपीरियर मानता था जाति के आधार पे, है ना। तो आखिरकार लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, इस तरह के जो चीज़ें हैं ये सिर्फ विवादों को जन्म देती हैं, झगड़ों को जन्म देती हैं और इससे तबाही होती है। तो कोई रेस के आधार पे कोई सुपीरियर नहीं है, कोई धर्म के आधार पे सुपीरियर नहीं है ना, कोई धर्म के आधार पे सुपीरियर नहीं, कोई रेस के आधार पे सुपीरियर नहीं, सब बराबर हैं, ऐसी भावनाएं लोगों में आई। ओके, इसके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक एडवांसेस हुए, जैसे कि हमने ऊपर देख चुके हैं साइंटिफिक एडवांसेस को। इनकी वजह से बहुत तेज़ी से चेंजेस हुए, युद्ध का फील्ड भी चेंज हुआ, बहुत सारे मॉडर्न वॉरफेयर इस्तेमाल किए गए। ओके, बहुत सारा लिटरेचर में चेंज आया इससे जुड़े हुए। अभी तक क्या था कि वॉर को लोग हीरोइक रूप में देखते थे, वो बहुत गुणगान करते थे इन चीज़ों का, लेकिन अब कोशिश की गई ऐसे लिटरेचर को क्रिएट करने की जिसमें वॉर के, ठीक है सैनिक हमारे हीरो होते हैं, जो भी जनरल होते हैं वो हमारे हीरो हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो वॉर में तबाही होती है उसको भी दिखाओ आप, ताकि लोग सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स ना हो वॉर के बारे में, बल्कि ये भी पता रहे कि कितनी हार्श रियलिटीज़ होती हैं वॉर की। ओके, कितनी तबाही होती है, कितने अपनों को खोते हैं, पैसे की तबाही जो होती है, रिसोर्सेज की होती है, वो तो होती है। मेन चीज़ क्या है, लिटरेचर जो व्यक्तियों की तबाही होती है, जो हमारे अपने को हम खोते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें लोगों की जो इथोस थी, जो उनकी भावनाएं थी, उनको जगाया गया है, उनको जो अपनों को खोने का गम होता है उसको रियलाइज़ कराने की कोशिश की गई, ऐसे लिटरेचर की क्रिएशन शुरू हुई। पब्लिक एजुकेशन की ज़रूरत महसूस की गई, क्योंकि लगा कि नहीं, अगर पब्लिक एजुकेशन होगी, सबके सब शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों को, अपने फ़ायदे नुकसान को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और कुछ राजा सन की राजा हों, चाहे कुछ सन की हमारे नेता हों, उनकी बातों में सिर्फ नहीं आएंगे। अगर देश पूरा सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई देश अकेला किसी एक नेता की वजह से युद्ध में शायद ही जा पाए। ओके, तो इसलिए पब्लिक एजुकेशन की ज़रूरत भी महसूस की गई। इसके अलावा जो ह्यूमनिस्टिक फ़िलासफ़ी थी उसका भी उदय यहाँ से माना जाता है। अभी तक क्या था कि नहीं, फला सुपीरियर है, फला जाति सुपीरियर है, फला कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोग सुपीरियर हैं, फला देश के लोग सुपीरियर हैं, ऐसी भावनाएं लोगों में थी। अब उनको त्याग दिया गया, बल्कि उसकी जगह पे कहा गया कि नहीं, सब के सब इंसान जो हैं, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ, सब के सब बहादुर हैं, है ना। इसमें आप एक चेंज शायद इस तरह से ही मान सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे देश थे जिनके लोग कि वहाँ गए और वो वैसे उनके ग़ुलाम थे, मतलब ये जो इम्पीरियल पावर्स थी वैसे उनके ग़ुलाम थे। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से भी लगभग 15 लाख लोग ब्रिटिश साइड से वहाँ लड़ने गए। ओके, ब्रिटिश के बिहाफ पे लड़ने गए थे 15 लाख लोग इंडिया के, और इसमें से लगभग 80,000 शहीद भी हुए थे। हमारे लगभग 80,000 भारतीय शहीद हुए थे ब्रिटिशर्स के लिए लड़ते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ओके, इसको सरोजिनी नायडू ने एक पोएम के थ्रू कमेमोरेट भी किया है, उसको उनको श्रद्धांजलि दी है, याद किया है उनको। तो इन्होंने भी बड़ी बहादुरी दिखाई, जो इंडिया के जो सैनिक थे उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। कई सारे जो ब्रिटिश स्कॉलर्स रहे हैं और नेता रहे हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि हमारे जो इंडिया के जो सैनिक थे उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, और अगर उनका योगदान हमें नहीं मिलता, अगर उनकी सपोर्ट हमें नहीं मिलती, तो शायद हम इस वॉर को ना जीत पाते। ओके, तो इस तरह से ये ऐसी सब चीज़ों की वजह से क्या था, एक जो इम्पीरियल कंट्रीज थे उनके मन में सम्मान आया, जो दूसरे लोग थे, दूसरे जो चाहे वो उनके सबऑर्डिनेट ही क्यों ना हो, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी सम्मान वाली भावना आई, और इसी से एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का डेवलपमेंट उनमें हुआ और एक ह्यूमनिस्टिक फ़िलासफ़ी उभर करके आई। ओके,
इसी में हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी जी ने भी ब्रिटिशर्स की बहुत हेल्प की थी और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवाया था। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखें तो मैं आपको यहाँ एक नक्शा दिखाना चाहूँगा, पहले मैप दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ द मैप। ये जो मैप है, पहले आप ये वाला मैप देखिए। ये मैप जो है ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का। ओके, इसमें आप देख रहे हैं ये रशियन एम्पायर है। ये यहाँ से ये जो है ये कोस्ट शुरू, अटलांटिक कोस्ट शुरू हो जाती है यहाँ से, और ये बहुत बड़ी कोस्ट लगती है। ओके, इसी तरह से यहाँ तक आता था, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के बराबर से आता था, और जर्मन एम्पायर से भी लगती थी इसकी सीमा। ओके, ऐसे ही ओटोमन एम्पायर का भी बहुत बड़ा क्षेत्र था। ओके, लेकिन अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की कंडीशन देखें तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। देखिए, जहाँ ये पूरा ये रशियन एम्पायर आता था वहाँ बहुत सारे नए नए देश बना दिए गए। पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, है ना। बहुत छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए गए, क्योंकि रशियन एम्पायर को देखिए सज़ा इसलिए दी गई थी क्योंकि रशियन एम्पायर ने जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी उसकी वजह से पहले ही क्विट कर दिया था वर्ल्ड वॉर से। तो वर्ल्ड वॉर से क्विट करने की वजह से ही उसको सज़ा दी गई। इसके अलावा एक और रीज़न ये भी था कि ब्रिटेन जो था उसको अगर कोई दूसरी पावर कोई चुनौती देता था जर्मनी के अलावा तो वो रशिया था। ओके, और इसीलिए ब्रिटेन को लगा कि यही अच्छा मौका है दूसरों से निपटने के साथ साथ रशिया से भी निपटने का, और इसलिए उसने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैश किया और रशियन एम्पायर के टुकड़े करवा दिए। ओके, बहुत सारे छोटे छोटे देश बने, जैसे यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस वगैरह, बहुत छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए गए। इसके बाद फिर से एक बार रशियन एम्पायर के टुकड़े होते हैं 1991 में, जब कोल्ड वॉर की एंड होती है तो। ओके, फिर से 6-7 उसके टुकड़े किए जाते हैं और नए नए देश कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि बना दिए जाते हैं। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स में सबसे पहली चीज़ यही कि बहुत जो सारे जो एम्पायर्स थे वो फॉल हो गए, है ना। अभी सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर जो था वो इंटैक्ट था, बाकी जो हारे हुई साइड थी जैसे रशिया और टर्की, ये दोनों एम्पायर्स बहुत बड़े हिस्से जो इनके हिस्से थे वो अलग कर दिए गए इनसे, इनके बहुत सारे टुकड़े कर दिए गए और बहुत सारे नए नए देश बन कर के आए, जैसे आर्मेनिया, अज़रबैजान, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब रशियन एम्पायर से बनाए गए थे। इसके अलावा पोलैंड एक यूनिक सा एग्जाम्पल बनाता है। पोलैंड को जो बनाया गया वो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो था उसके बहुत सारे हिस्से लिए गए, जर्मनी के हिस्से लिए गए और रशियन एम्पायर के। एक तरह से 3 देशों के 3 एम्पायर्स के हिस्से लेकर के पोलैंड की रचना की गई। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशन जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला हिस्सा है, और बहुत सारी अफ्रीकन कॉलोनीज जो थी उनके भी जो मालिक थे वो चेंज हो गए, मतलब वो पहले किसी और इम्पीरियल पावर के साथ थी, इम्पीरियल पावर के अंडर में थी, अब वो किसी और इम्पीरियल पावर को दे दी गई। ओके, जैसे कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के जो ऊपर के जो आइलैंड्स हैं बहुत सारे, अगर उनकी बात करें तो वो जर्मनी के कंट्रोल में आते थे अधिकतर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो ऑस्ट्रेलिया को दे दिए गए। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, इसीलिए वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया। कोशिश हमने की है अधिक से अधिक जो पॉइंट्स हैं उसके, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट वंस हैं उनको कवर करने की। फिर भी जैसा कि हम कहते हैं बार बार, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए सारे तो चीज़ें कवर कर पाना एक छोटे से वीडियो में यहाँ पॉसिबल नहीं था, फिर भी हमने कोशिश की। होप दैट यू पीपल वुड like it and appreciate it. If it is so, don't forget to subscribe our channel, that is Zenipex Education. Okay, see you in the next video. Till then, keep studying, keep learning and keep growing.